सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप में से काफी सारे लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भैया क्लास 12 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, आपने क्लास 12 में तो खूब साथ दिए यार, अब यार क्लास 12 के बाद जो सीयूईटी एग्जाम है उसमें यार आप साथ नहीं दे रहे हो। कैसी बात है यार, जब भैया ने वादा किए थे तो बेशक वो निभाएंगे ना। और डेफिनेटली एक तगड़ा कंटेंट लेकर आ चुका हूँ सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा कंटेंट जो एक्चुअल में प्रिसाइज रहेगा, कम टाइम के अंदर तगड़ा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। टाइम पास वीडियो बिल्कुल नहीं रहने वाला है ये। इसी के साथ साथ आपको एक छोटा सा इंट्रो मैं आप लोग को दे देना चाहता हूं। मेरा नाम जकी है, मैं एक फिजिक्स का एजुकेटर हूं और मैं आप लोग को सीयूटी का कंटेंट इस चैनल पे फिजिक्स का पढ़ाने वाला हूं। भैया क्या कुछ और नहीं पढ़ाओगे? सीयूटी के लिए पढ़ाऊंगा। जकी सौदागर वाले चैनल के अंदर फिजिकल एजुकेशन का पूरा सीयूटी का कंटेंट आने वाला है और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर जिसके बारे में कुछ लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ा रहे और बहुत ज्यादा टेंशन में। तो वो बताना चाहता हूं कि जनरल टेस्ट के ऊपर मैं पूरा का पूरा फ्री कंटेंट आप लोग के लिए मेरे जकी सौदागर वाले चैनल पे कंटेंट कवर अप करवाने वाला हूं। करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, सब कुछ आप लोग को मेरे थ्रू मिलने वाला है। तो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और इसको भी कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको समझा देना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा कंटेंट सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला। कोई भी टाइम पास कंटेंट इसके अंदर आप लोग को नहीं मिलेगा, एकदम डेडिकेटेड सीयूटी 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। तो बस आपको करना क्या है, ये वन शॉट वीडियो को देखना है और आप लोग को बुक उठाना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकता है एमसीक्यू की करना है। अब आप बोलोगे भैया एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहां से करेंगे? अरे मैं खुद भी करवा रहा हूं, लेकिन भैया क्या वो सफिशिएंट है? देखो यार, सफिशिएंट जिंदगी में कुछ नहीं होता, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल है। तो इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूं कि एक अच्छी सी बुक ले लो फिजिक्स डोमेन के लिए, जिसमें ढेर सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाए जो आपकी प्रिपरेशन तगड़ी करवा दे। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूं यहाँ पे दिशा पब्लिकेशन की सीयूटी फिजिक्स की बुक, जो कि डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़ी बुक आप लोग के लिए होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसके अंदर सारे के सारे 6 साल के प्रीवियस ईयर के सीयूटी के क्वेश्चंस अवेलेबल है, साथ ही साथ सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है और एकदम धांसू वे में आंसर्स भी अवेलेबल है। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी इसके अंदर आप लोग के लिए अवेलेबल है, तो क्विक रिवाइज भी आपका हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग को यार 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आप लोग के लिए अवेलेबल है, जो आपके फिजिक्स डोमेन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। इसके अलावा इसको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो अप किया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोग को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लाए गए, वो तगड़े वाले क्वेश्चन लाए गए जो एक्चुअल में एग्जाम में आ सकते हैं। और साथ में एक्स्ट्रा टिप्स ट्रिक्स भी आप लोग को इस बुक के अंदर प्रोवाइड करके दी गई है। और एक और खासियत यह है कि इस बुक के अंदर सारी चीज चैप्टर वाइज आप लोगों को गिवन है। तो चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना है बुक ओपन करके, मतलब ये वीडियो देखने के बाद बुक ओपन करके आप लोग सारे क्वेश्चन इससे कर लेंगे। और जैसे ऐसे सारे चैप्टर कवर अप होने के बाद आप लोग के लिए एंड में मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे मॉडल पेपर भी दिए गए हैं सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि एक्चुअल में आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आप लोग को बन सकते हैं और एक बेस्ट प्रिपरेशन आप लोग की इस बुक के साथ हो सकती है। और नॉन स्टॉप वे में आप लोग अपने सीयूटी एग्जामिनेशन को दिशा पब्लिकेशन की सीयूटी डोमेन बुक के साथ कर सकते हो स्टार्ट। इसके अलावा ये बुक आप लोग को बाकी सेक्शंस और बाकी सभी डोमेन के लिए भी अवेलेबल है। तो उन सब के लिंक्स मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और आप इस बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग Amazon या फ्लिपकार्ट के थ्रू इस बुक को परचेज कर सकते हो और अपनी एक तगड़ी बेस्ट वाली घर बैठे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इसको हम लोग एकदम बेस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीयूटी में एक चीज याद रखिएगा, डेरिवेशन आप लोग को आने वाले हैं नहीं, तो डेरिवेशन के जो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं वो आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को आप लोग को पकड़ के चलना है, क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज आने वाले हैं या तो हो सकता है छोटे मोटे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, या फिर आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो बाकी डेरिवेशन का तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो इस वजह से ये चैप्टर आप लोग को छोटा सा लग सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा वीडियो रहने वाला है 2023 के सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे इंस्टा में फॉलो अप कर सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर लेना। सारी क्लास के अपडेट्स आप लोग को यहाँ मिलते रहती है। अनअकैडमी में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं ढेर सारी फ्री क्लासेस आप लोग के लिए लेता रहता हूँ यहाँ पे। इस पूरे के पूरे चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चंस की एक स्पेसिफिक स्पेशल क्लास, फ्री क्लास मैं आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूँ। और डेट आप लोग को इस साइड में दिखने लग गई होगी। लाइव सेशन रहेगा, फ्री क्लास रहेगी, इसको ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। और इन्विटेशन कोड मांगे तो मेरा नाम ZKI लिख देना, सो दैट इस क्लास की सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन को आप लोग ज्वाइन कर सको मेरे साथ लाइव सेशन में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मिलते हैं उस लाइव सेशन में। अगर आप इस क्लास को बाद में देख रहे हो तो रिकॉर्डेड भी उस क्लास में टैप करके आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, इस स्पेसिफिक पूरे के पूरे चैप्टर की पीडीएफ पाने के लिए आप लोग मेरी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर पाओगे। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले भाई, देखो सीयूटी के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग के क्लास 12 के अंदर डिलीट हो चुके थे, लेकिन जो सीयूटी का लेटेस्ट सिलेबस
सिलेबस है उसमें ये वाला पोर्शन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग रहने वाला है, जो कि लगभग लगभग पूरा वही है जो आपने अगर सीबीएसई में पढ़े हो। तो एक बार चेक कर लो, अगर हो सकता है आप दूसरे बोर्ड से हो तो इसको पॉज करके देख लो, ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इस पूरे के पूरे सीरीज में 2 पोर्शन में हम लोग कवर अप करेंगे। पहले वन शॉट देखेंगे और एंड मोमेंट में हम लोग उसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो चलिए वन शॉट के थ्रू चालू करते हैं। तो चलिए भाई, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है। सीधी सिंपल बात, उससे समझने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसे टाइप की ब्रांच है जहां पे हम लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में समझते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिहेवियर किस तरीके का वो नेचर बिहेव कर रहा है। और इसमें सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है कि चार्ज क्या है। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाती है। अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो नेचर है वो हमेशा रिपल्सिव फॉर्म की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का होता है और नेगेटिव चार्ज अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। कुछ इस तरीके से आप लोग को नेचर दिखेगा कि अगर मैं मान लूं कि सेम टाइप के चार्जेस है जिसको हम लोग लाइक चार्जेस कहते हैं, तो ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव है ना भाई, हम लोग तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। तो भाई बेशक सी बात है, चार्जेस भी सेम इस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। इसी के साथ साथ याद रखिएगा, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब्स, और सीजीएस यूनिट कई बार पूछ लेता है होता है स्टेट कूलम्ब। और इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज की नेचर और अमाउंट ऑफ चार्ज कितने प्रेजेंट है उसके बारे में कैसे पता किया गया। तो उसके लिए हम लोगों ने गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू हम लोगों ने पता करे। तो इसके बारे में याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है। अगर आपसे कोई कहता है कि किसी एक बॉडी के अंदर, मान लो एक बॉडी है, इसके अंदर कितने चार्जेस प्रेजेंट है, कैसे पता करें, तो आप क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले से पता कर सकते हो। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला आता था Q which is equal to प्लस माइनस NE। इसको भी डिटेल में आगे समझेंगे, टेंशन ना लो, वैसे क्लास 12 में तुम लोगों ने पढ़े ही होंगे। अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है आप लोग का कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। बेसिक सी बात है, कंडक्टर एक ऐसे टाइप का डिवाइस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्लो हो पाते हैं, और इंसुलेटर एक ऐसे टाइप का डिवाइस है जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, चार्जेस को फ्लो ही नहीं करने देगा। एग्जांपल क्या हो सकते हैं तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके अलावा एक और टॉपिक होता है जिसे कहते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग। आखिर ये क्या होता है, मतलब क्या कि जब भी हम लोग चार्जेस को शेयर कर रहे विद दी अर्थ तो उसे कहते हैं ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग। सुने होंगे ना भाई, जितने भी एक्सेसिव चार्जेस अगर आपके घर के अंदर आ गए तो वो एक्सेसिव चार्जेस डायरेक्टली चले जाएंगे कहां, ग्राउंड के अंदर। हाँ या ना। कभी कभार एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो एक कार है, बहुत तेज बारिश में ट्रेवल कर रही है, सारे कांच उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, मान लो कार के ऊपर बिजली गिरती है, तो क्या लोग मरेंगे? नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी चार्जेस है वो कार के बाहर बाहर से होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअल में कार बिहेव कर रही थी किस तरीके से, कंडक्टर की तरह, और कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इस वजह से चार्जेस बाहर बाहर से होते हुए ग्राउंड में जाके टर्मिनेट हो गए। ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते, याद रख लेना। एग्जाम में आप लोग को पूछा जा सकता है कि ग्राउंडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो याद रखना कोई भी डिवाइस को अगर खराब होने से बचाना है आप लोग उसमें ग्राउंडिंग या अर्थिंग प्रोवाइड करते हो, सो दैट एक्सेसिव चार्जेस उसको खराब ना कर सके। इस वजह से देखते होंगे कूलर हो गया, एसी हो गया, उसमें आप लोग को एक पॉइंट दिखता होगा जो ग्राउंडिंग या अर्थिंग के लिए रहता है। तो अगला टॉपिक होता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी निकल के आती है उसका नाम है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है दोस्तों? तो क्वांटाइजेशन कहता है किसी भी बॉडी के अंदर कितने चार्जेस प्रेजेंट है उसको बताने का ये काम करता है। किसके थ्रू? उसके फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूला क्या होता है? Q which is equal to प्लस माइनस ऑफ NE। यहाँ पे N क्या है? इंटीजर है, नेगेटिव में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता रहा हूँ कि यार मान लो इस बॉडी के अंदर जीरो चार्ज है, मान लो इस बॉडी के अंदर नेगेटिव 16 ई चार्जेस है, मान लो इस बॉडी के अंदर 100 ई चार्जेस है पॉजिटिव में। तो याद रखिएगा, इस तरीके से आप लोग इसको समझोगे। तो क्वांटाइजेशन के थ्रू तुम लोग किसी भी चार्जेस की क्वांटिटी पता कर सकते हो किसी बॉडी में कितनी है। अगला होता है एडिक्टिविटी। मान लो किसी एक सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस है, आपको ये पता करना है कि उस सिस्टम के अंदर कितने चार्जेस प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उनका सम करा दोगे, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है एडिक्टिविटी की। तो अगली प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? ये कहती है कि इनिशियल में मान लो कि आपने क्या करे, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ रख दिया। जो चार्ज बॉडी है उसके अंदर मान लो 10Q चार्जेस है और एक अनचार्ज बॉडी के अंदर 0 चार्जेस है। दोनों बॉडी को एक साथ रखे, आइसोलेट करके रखे, तो हम लोगों ने देखे कि इनिशियल में उनके अंदर चार्जेस क्या थे, 10Q प्लस 0Q। और जब हम लोगों ने बाद में ऑब्जर्व करे आइसोलेशन के बाद, तो ये ऑब्जर्व करे कि दोनों के अंदर चार्जेस इक्वल हो गए दोनों बॉडी के अंदर। मतलब क्या, इनिशियल में चार्जेस थे 10Q प्लस 0Q और फाइनल में आपको मिले 5Q प्लस 5Q, मतलब दैट इज द 10Q। तो मतलब मैं कह सकता हूं इनिशियल में और फाइनल में हमने ऑब्जर्व करे कि जो चार्जेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए दोनों बॉडी के अंदर। तो यहां से ये बात निकल के आती है, ना तो चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, बस चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो ये थी प्रॉपर्टीज, कई बार आप लोगों से पूछी जा सकती है बेसिक फॉर्म में, तो ये याद रख लेना। अगला टॉपिक है इंडक्शन ऑफ चार्जेस। इंडक्शन ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी अनचार्ज मेटालिक ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज मेटालिक ऑब्जेक्ट के साथ रख दो तो जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो 3 कंडीशन के थ्रू। तो जो सबसे पहली कंडीशन है उसे कहते हैं इंडक्शन की प्रॉपर्टी विद कांटेक्ट। एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में ला दो तो उसके जो चार्जेस है दूसरी अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। इजी प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस कहती है
चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कॉन्टेक्ट, बिना कॉन्टेक्ट के। मतलब क्या किया गया, एक अनचार्ज बॉडी है, इसको न्यूट्रल बॉडी के सिर्फ करीब लेकर आए। क्लियर है, फीलिंग जगाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। मतलब आपका क्रश आपके करीब आता तो फीलिंग जागती ना, आपके चार्जेस जाग जाते। सेम टू सेम यही हुआ। तो जैसे ही इसको आपने इसके करीब लेकर आए तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था इसके अंदर, आप जानते हो न्यूट्रल बॉडी, इसके अंदर पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो ये पोलराइज हो गए। इसके जितने भी चार्जेस थे अलग अलग तरफ सेपरेट हो गए। अब आपको क्या करना है, इसके पीछे अर्थिंग लगा देना और जितने नेगेटिव चार्जेस वो चले जाएंगे कहाँ, अर्थ में। इस वजह से होगा क्या कि जो न्यूट्रल बॉडी थी उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हो जाएंगे। तो यहां से ये कंक्लूड हुआ कि हम लोगों ने एक्चुअल में इंडक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करें विदाउट कॉन्टेक्ट, बिना कॉन्टेक्ट में लाए एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी की वजह से चार्ज कर दिया गया। समझ में आया? हाँ है ना। अगला टॉपिक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, मान लो दो ऑब्जेक्ट को लिया आप लोगों ने और इस तरीके से रब करना चालू करें। तो जब आप लोगों ने रबिंग करे तो इस वजह से हुआ क्या, जो चार्जेस है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होना चालू हो गए। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आप लोग का कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, मान लो दो चार्जेस है, दो चार्ज के बीच का कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसके बारे में बताने का काम करता है कूलॉम्स लॉ। मतलब क्या, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज में कितना फोर्स लग रहा और दूसरे चार्ज की वजह से पहले वाले चार्ज में कितना फोर्स लग रहा, ये बताने का काम करेगा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला याद रखना। क्या होता था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था दोनों चार्जेस के बीच में। मतलब क्या, अगर ज्यादा फोर्स लगेगा मतलब कि बड़े बड़े चार्जेस और कम फोर्स लग रहा मतलब छोटे छोटे चार्जेस है। और यहाँ पे आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब क्या था कि एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर के स्क्वायर का। इसका मतलब क्या, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जितने दूर चार्जेस रहेंगे फोर्स कम लगेगा और जितने ज्यादा करीब रहेंगे फोर्स ज्यादा लगेगा। हाँ यार, इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो जब भी आप लोग ये फॉर्मूले को लिखते हो तो देखो यहाँ पे के आता है, के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 और ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी वो ये होती है। इसी के साथ साथ एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी कहा जाता है, आगे समझेंगे। और साथ ही ये पूरे पूरे के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है। इसी के साथ साथ याद रखना कूलॉम्स लॉ सिर्फ वैलिड होता है उन चार्जेस पे जो एक्चुअल में मोशन में नहीं है। तो जो मोशन में होगा उसके लिए कूलॉम्स लॉ वैलिड होगा क्या, कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक्चुअल में ओबे करता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ये कई बार आपको स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है क्या ओबे करता है कि नहीं करता, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मान लो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, हर चार्ज अपना इंडिविजुअल फोर्स लगा रहा है। अब मैंने कहा कि यार बताओ कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट है और कितना टोटल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उन सभी चार्जेस की वजह से। तो वो कैसे निकाला जा सकता है, वो निकाला जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल जब भी आप लोग को लिखकर देखने को मिले, इसका मतलब क्या कि आपको या तो उसका एल्जेब्रिक सम कर देना या वेक्टर सम कर देना क्वांटिटी का अकॉर्डिंग। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर सम कर देना, एल्जेब्रिक मतलब कि स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्रिक सम कर देंगे। क्लियर दोस्तों, तो जैसे आप देख रहे होंगे हमें निकालना है फोर्स का सुपरपोजिशन। तो करना क्या है, जितने भी चार्जेस वहां पे प्रेजेंट होंगे सिस्टम के अंदर, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, तो हर चार्जेस अपना फोर्स लगा रहा होगा। पहला चार्ज F1 फोर्स, दूसरा चार्ज F2 फोर्स से लेकर Qn नंबर का चार्ज Fn फोर्स। तो मैंने क्या करा, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उन सबका नेट सम कर दिया और उनका फोर्स निकाल लिया। कैसे, F नेट विच इज इक्वल टू F1 + F2 + F3 से लेकर Fn चार्जेस। क्लियर है दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद मैं वापस से वाले टॉपिक की तरफ आना चाहता हूं जहां पे मैंने परमिटिविटी के बारे में बताया था। परमिटिविटी एक्चुअल में होती क्या है, परमिटिविटी का मतलब ये होता है एक्चुअल में कि ये दो चार्जेस के बीच के रिश्ते नाते को अफेक्ट करने की कोशिश करती है। इट बिहेव लाइक अ कोमोलिका। क्लियर है भाई, कि अब तो मैं इसका रिश्ता तोड़ के रहूंगी। मान लो कि दो चार्ज है, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़िया है, अगर इसको अफेक्ट करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, तो कौन काम करेगा, परमिटिविटी। तो याद रखना कि जब भी परमिटिविटी कम लगेगी इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों के बीच में ज्यादा है। और परमिटिविटी अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, मतलब ज्यादा मतलब अफेक्ट कर रहा है दोनों चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन, तो बेसिक सी बात है यार, रिश्ते खराब होंगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएगा ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट जब भी यूज होता है इसका मतलब है कि परमिटिविटी एयर की बात हो रही है। एप्सिलॉन एम जब यूज होता है तो इसका मतलब है कि मीडियम की बात होती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि परमिटिविटी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एयर के इक्वल होती है, ग्रेटर देन होती है, स्मॉलर देन होती है, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और फोर्स इन मीडियम पे ज्यादा होता है या फोर्स इन एयर पे ज्यादा होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लियर है, क्लास 11 में पढ़े हुए बेसिक सी बात है, आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है, यहाँ पे गलत टॉपिक लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है भाई, तो ये मिस्टेक हो गया, आप इसको सही कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हर चार्ज के अराउंड में एक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो फील्ड एक्चुअल में उस चार्ज के नेचर को बताती है। अगर एक ऐसी फील्ड है जो उस चार्ज के बाहर की तरफ आप लोग को जाते हुए दिख रही है, तो वो एक्चुअल में जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक ऐसे टाइप की फील्ड
जो उस चार्ज के अंदर की तरफ आते हुए आप लोग को दिख रही है, इसका मतलब है कि वो चार्ज का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव टाइप का है। इसका मतलब क्या कि ये नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग को क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब अगला टॉपिक है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। तो मान लो कि एक आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लिए, कौन सा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है, पॉइंट चार्ज है, बड़ा चार्ज है। उसके कंपैरिजन में आप लोगों ने टेस्ट चार्ज को पिद्दू से चार्ज को लेकर आए। अब एक बात बताओ, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के करीब में पिद्दू से टेस्ट चार्ज को करीब में लेकर आओगे तो ये चार्ज जो है इस पे कूलम्बियन फोर्स लगाएगा और उसको फेंकने की कोशिश करेगा, हाँ या ना। अब आप बोलोगे भैया ये इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसका इलाका है, मतलब क्या, इसकी इंटेंसिटी यहां तक है। अगर ये दूर हो जाए तो क्या इसकी इंटेंसिटी यहां होगी? तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक ये समझाता है कि उस स्पेसिफिक पॉइंट चार्ज का इलाका कहां तक के है। समझ में आया ना? कहते ना क्या है भाई का इलाका यहां तक के है, वो जो पनवेल की दुकान है ना वो जो मंगेश भैया की दुकान है चिप्स की, वहां तक के इनका इलाका है। अगर इसके अंदर आ गए तो खेल खत्म है। सेम टू सेम अगर किसी भी चार्ज की इंटेंसिटी को पता करना है, इलाका कितना है, तो उसके लिए आप लोग कैसे निकालते हो? उसके लिए निकालते हो इस फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला होता है? वो होता है के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। के क्या होता है? 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो आप याद रखना, दैट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। क्लियर दोस्तों? क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़े, उसका डेरिवेशन तो कोई पूछेगा नहीं, फॉर्मूला याद रख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। पॉजिटिव के लिए चार्ज फील्ड बाहर की तरफ जाती है, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉलो अप करता है। मान लो किसी सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो सभी चार्जेस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि n नंबर ऑफ चार्जेस अगर प्रेजेंट है किसी सिस्टम के अंदर, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? वो होगा कितना? ई नेट विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 से लेकर En नंबर चार्जेस तक के। इसी के साथ साथ इसकी ऐसा यूनिट की बात करी जाए तो वो होगी न्यूटन पर कूलम। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं बात करता हूँ किसी कंडक्टर के अंदर, वो हमेशा जीरो होती है। थोड़ी देर पहले मैंने एक कार वाला एग्जांपल दिया था, अभी आगे भी समझेंगे। क्लियर दोस्तों? तो अगला टॉपिक है आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो याद रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और चलते रहती। कब तक? जहां तक जा सकती। कहां तक जाती? इन्फिनिटी तक जाती। आपको कैसे मालूम भैया? क्योंकि इसी फॉर्मूले में हमें बताया गया है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से जितना ज्यादा दूर होते जाएगी उतना ज्यादा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, कमजोर होते जाएगी। कहते हैं ना कि वो जो दूर का इलाका है, तो आप लोगों ने हिस्ट्री में भी सुने होंगे कि यार एक डायनेस्टी रहती थी, अगर वो किसी दूसरी डायनेस्टी पे कंट्रोल कर रही है और वो जो दूसरी डायनेस्टी जब बहुत दूर है तो क्या होता था, बाद में वो बगावत कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस जो स्पेसिफिक डायनेस्टी का वहां पे कम होता था। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं तो मुगल्स और बीजावर है ना, मुगल्स और बीजावर के बीच में बार बार लड़ाई होती थी। कहां हिस्ट्री लेकर आ रहा हूं, समझ गया ना मेरी बात, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो जाती है, और अगर नेगेटिव चार्ज बीच में ना आए तो इन्फिनिटी तक के जाते रहती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बताती है कि किसी स्पेसिफिक चार्ज के फील्ड कहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सीधी सिंपल बात, चार्ज के करीब अगर रहेंगे तो ज्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग, दूर रहेंगे तो कम। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। इसी के साथ साथ जो चार्ज है, हर चार्ज के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती थी। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सिमेट्रिकल लाइन को फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ती है। अनसिमेट्रिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं बनती है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक्चुअल में कंटिन्यूअस कर्व को फॉलो अप करते हुए चलती है। किसी भी टाइप का ब्रेक रेक यहाँ पे आप लोग को नहीं दिखता है उसमें। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं कि चार्जेस कैसे, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, अगर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसी आउट, मतलब एक दूसरे से भागते हुए बनेगी, आपको जैसे फोटो पे दिख रही होंगी। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही है तो एक दूसरे से लिंक होते हुए दिखती है। क्लियर दोस्तों? तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा भी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, वो जो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि इसके अलावा आप लोग की और कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आप लोग को याद है। जैसे मैंने भी आप लोग को थोड़ी देर पहले समझाया, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होती है, रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ट नेगेटिव चार्ज की होती है। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को समझाया कि जो अगर सेम चार्जेस है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हो रही है। समझा रही है कि एक्चुअल में ये एक दूसरे से रिपेल होने की कोशिश कर रही है। लाइक चार्जेस हो रही है, देखो अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से लिंक हो रही है, हाँ या ना? तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब ये होता है, मान लो कि एक चार्ज को आपने इस पॉइंट ओ से इधर से भी एल डिस्टेंस और इधर से भी एल डिस्टेंस से, अगर इक्वल लेंथ एल एल डिस्टेंस से अगर दो चार्जेस को सेम चार्ज हो या अपोजिट चार्ज हो सेपरेट कर ले तो एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, तो हमेशा आपको याद रखना है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती थी। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को पता करना है तो भैया क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को पी से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, दैट इज द चार्ज इनटू बोथ द लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। समझ में आया दोस्तों? तो ये चीज आप लोग को याद
रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो एक डाइपोल लिया आपने, डाइपोल के एक्सियल लेंथ पे आपको पता करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ रही है। अब देखो दो चार्ज है, याले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगेगी, याले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगेगी। पहला वाला जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ क्योंकि नेगेटिव है, दूसरा वाला चार्ज है उसकी बाहर की तरफ। पहले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पी पॉइंट पर थोड़ी कम इन्फ्लुएंस होगी क्योंकि डिस्टेंस दूर है, और दूसरा वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है एट पॉइंट पी पर क्योंकि ये करीब है। तो इस चीज को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल कर आ रही है। तो देखो डेरिवेशन तो तुमसे कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्टली आप लोग को पता होना चाहिए 1/4πε0 2 टाइम्स ऑफ p अपॉन x की पावर 3। x क्या है भाई, x मतलब ये डिस्टेंस o से लेकर जहां तक की p पॉइंट की डिस्टेंस थी, समझ में आया, मतलब डाइपोल के बीचों बीच से लेकर जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे वहां की डिस्टेंस वो x है। क्लियर दोस्तों, हाँ ना, x वो नहीं जिसने आपके जख्म को और ज्यादा खुरूद के गई है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से दो फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। p क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आया तो आप इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट के लिए कि मान लो एक डाइपोल है, इस डाइपोल के बाइसेक्टर पॉइंट पे या फिर अगर मैं कहूं इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे 90 डिग्री वाला जो डायरेक्शन होता है ना वो इक्वेटोरियल है, मान लो ये डाइपोल है। यहाँ पे आप लोग को एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप लोग को क्लियर है, एट पी पॉइंट। तो अब देखो भाई ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अंदर की तरफ ऐसी बन रही होगी हर तरफ, हाँ या ना, और इस तरफ में जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसी बन रही होगी हर तरफ, हाँ या ना, ऐसे। तो आप लोग एक बात बताओ, अगर मेरे को पी पॉइंट पे निकालना है तो पहले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आते हुए दिख रही होगी, दूसरे वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। अब आप देख रहे हो कि दो डायरेक्शन आपको मिल गए, तो इनका जो नेट वेक्टर डायरेक्शन होगा कहाँ होगा, बीचों बीच होगा, हाँ या ना। तो मैंने क्या माना कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल डायरेक्शन होगा ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों का सेम है। इस वजह से जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इंडिविजुअल, पहले वाले चार्ज की दूसरे वाले चार्ज, दोनों सेम वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर दोस्तों, इसी के साथ साथ आप लोग से कहा जाएगा कि भैया ई नेट की वैल्यू कैसे आ रही है, तो याद रखना ई नेट की वैल्यू एक्चुअल पे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी, हमें पता करना है कि E1 इधर कितना होगा और E2 इधर कितना होगा। सीधी सिंपल बात, दोनों में एंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो देखो अगर मैं E2 को इस तरफ लेता हूं विदाउट एंगल वाले तरफ, तो E2 उस तरफ में E2 साइन थीटा हो जाएगा, और एंगल के साथ लूंगा तो E2 cos थीटा, सेम टू सेम यहाँ पे E1 इस तरफ है, तो अगर मैं एंगल के अपोजिट वाले साइड में लूंगा तो E1 sin थीटा, और इस तरफ लूंगा तो E1 cos थीटा। तो मुझे दोनों तरफ मिल गया है E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आएगी, दोनों का सम, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का ना E1 प्लस E2, लेकिन सिंपल क्या E1 E2 है, नहीं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, मतलब कि तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा। ऐसा क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी मैंने समझाया दोनों की बराबर निकल के आई ना। अब आप बोलोगे भैया क्या ऐसा एक्चुअल में होता है, अरे भाई बिल्कुल होता है। आप देखो E की वैल्यू कितनी होती है, E विच इज इक्वल टू KQ अपॉन R का स्क्वायर। अब ये जो R की वैल्यू दोनों के लिए बराबर है, इस वजह से यहाँ पे एक्चुअल में E1 E2 जो है ये E के ही बराबर होते हैं। समझ में आया दोस्तों। तो एक्चुअल में ये P पॉइंट पर एक्चुअल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आती है, उसको निकालने के बाद जब हम लोगों ने डेरिवेशन में ऑब्जर्व करे तो वो आती थी 1/4πε0 P अपॉन x की पावर 3। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिए। चलो मुझे कमेंट बॉक्स बताओ E एक्सियल E इक्वेटोरियल के कितने टाइम्स है, कमेंट बॉक्स बताएं। ठीक है जी, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये कहता है कि मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा, क्या होगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा। मतलब क्या कि ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, क्लियर दोस्तों, ये डाइपोल है, डाइपोल को जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये अपने आप रोटेट करने लग जाएगा, तो मैं कह सकता हूं इसमें टॉर्क जनरेट हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना। अब आप में से कोई लोग बोलेंगे भैया इस डेरिवेशन को डिराइव करना, बिल्कुल नहीं, एग्जाम में तो आएगा नहीं। बस कंक्लूजन याद रखो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो वो एक्चुअल में रोटेट करने लग जाएगा। कितना टॉर्क जनरेट होगा, तो वो होगा P क्रॉस E, या मैं कह सकता हूँ PE sin थीटा। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए नेट फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आती है। अरे देखो ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स इस तरफ, फोर्स दोनों बराबर है और अपोजिट में लग रहे हैं, मतलब कैंसिल आउट कर देगा। अरे F की वैल्यू F1 प्लस F2 होगी, लेकिन ये वाला अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए F1 माइनस F2 मतलब 0। इस वजह से नेट फोर्स की वैल्यू जो एक्सपीरियंस यहाँ पे हो रही है वो 0 है। अगले टॉपिक की बात करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट आप लोग को दिख रहा है या फिर एक सरफेस दिख रहा है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से लिंक हो पा रही है, वो टॉपिक आपको समझाता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी जनरेट हो रहा है इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी ज्यादा उस स्पेसिफिक एरिया से लिंक
लिंक हो रही है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स कितना होता है? वो होता है ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए कॉस थीटा। बस आप इतना याद रखो, उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप में से कोई कहोगे कि ए क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? मान लो ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस वजह से आप देख रहे होंगे इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। ये एंगल थीटा किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। समझ में आया दोस्तों? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरा तुम लोग कि मैक्सिमम फ्लक्स कब जनरेट होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और मिनिमम कब होगा ये भी बताएं। तो अगला टॉपिक आप लोग का गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या समझाता है? जैसे कूलॉम्स लॉ समझे थे, दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना हो रहा है उसके बारे में समझाता था। गॉस लॉ क्या करता है? गॉस लॉ एक्चुअल में किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्जेस प्रेजेंट है, उनके वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको बताने का काम करता है गॉस लॉ। तो मैं ये कह सकता हूं सिंपल लैंग्वेज में कि गॉस लॉ एक्चुअल में कितने फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं उसको पता करने का काम करता है। तो आखिर गॉस लॉ होता क्या है? गॉस लॉ होता है फाई विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू इनसाइड वैल्यू यूज हुई है। इनसाइड का मतलब कि जो भी चार्जेस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है उनकी बात होगी। इस चीज को आप लोग को याद रखना है, गॉस लॉ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को गॉस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए होता है और यहाँ पे एक्चुअल में गॉसियन सरफेस बनाया जाता है। गॉसियन सरफेस भी 3D सरफेस होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो चलिए भाई आगे बात करते हैं इनकी एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस में कोई डेरिवेशन तो रटना है नहीं। मान लो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे एक बहुत लंबा सा वायर है जिसमें कि पॉजिटिव चार्जेस उसकी पूरी की पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो ये वायर है, मैंने क्या करा, इसको चार्जेस में डिप करके लेकर है, तो चार्जेस पूरे इसमें आसपास लग जाएंगे, लीनियरली चार्जेस इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। क्यू बाय व्हाट? क्यू बाय ए, क्यू बाय एल, क्यू बाय रो क्या होती है कमेंट बॉक्स में बताओ। क्लियर भाई? अगर मुझे पता करना है कि इस स्पेसिफिक लीनियर चार्ज बॉडी के, इस स्पेसिफिक लीनियर चार्ज जो वायर है इसके अराउंड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, अगर मुझे इसे पता करना है तो गॉस लॉ के मदद से मैं कर सकता हूं। आप सभी लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही होगी, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होगी। हाँ या ना भाई? तरीके से हो रही होगी ना। अब इसके अराउंड पे जो एक्चुअल में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही कैसे निकाले? तो सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना रहता था। याद रखना लीनियर वायर के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनता था। अब इसके बाद क्या करना रहता था भैया? अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से याद हो, नहीं भी याद है तो आप लोग को मैं बता देना चाह रहा था। देखो ध्यान से, सिलेंड्रिकल सरफेस है, कहां कहां से फ्लक्स निकल सकते हैं? ऊपर वाले सरफेस से निकल सकते हैं, नीचे वाले सरफेस से निकल सकते हैं और कर्व सरफेस से। तो तीन सरफेस से आप लोग फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकते हो। तो फाई 1, फाई 2, फाई 3, हाँ या ना? तो तीनों फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करके गॉस लॉ की वैल्यू पे पुट करके साथ ही साथ लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है आप लोग की करके लैम्डा विच इज इक्वल टू क्यू बाय एल की वैल्यू पुट करके आप लोग क्या कर सकते थे? वैल्यू निकाल सकते थे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो कितनी प्रोड्यूस होती है भाई? तो आपको कंक्लूजन याद रखना है, वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बन जाएगा। इसी के साथ साथ इसी इक्वेशन में आपको ये समझाया जा रहा है कि जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होते जाएगी। तो ये ग्राफ आपसे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल पिद्दू सा बन सकता है या फिर फॉर्मूले के ऊपर आप लोग को पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा लीनियर लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी प्रोड्यूस होती है। अगले टॉपिक की बात करूं अगर मैं कि यार कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एक शीट के ऊपर, तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं भाई। इसको भी समझ लेते हैं। चलो भाई, तो जैसे आप देख रहे होंगे ये शीट है, शीट में ढेर सारे चार्जेस इसके ऑल ओवर दी सरफेस पे स्प्रेड आउट है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है? क्यू बाय ए, हाँ या ना? और किससे डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को? कमेंट बॉक्स में बताओ। याद रखना जब भी अगर मैं बात करता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी इस शीट के लिए, तो शीट के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनता था? इस तरीके से गॉसियन सरफेस इसका बनता था। आई होप तुम लोग को याद होगा। अब देखो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बन रहा, मतलब क्या? तीन ही तरफ है आप लोग के पास जहां से एक्चुअल में फ्लक्स निकल सकते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक कर्व सरफेस। तो तीन तरफ से फ्लक्स निकाल लो, नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, गॉसियन की वैल्यू को पुट कर लो और साथ ही साथ लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को पुट कर दो। तो आप लोग के पास जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आती है वो आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को याद रखना है। और याद रखेगा यहाँ पे ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है, कई बार एमसीक्यू में आ सकता है, तो याद रखिएगा ये डिपेंडेंट थी, ये इंडिपेंडेंट है। अगला टॉपिक आप लोग का देखते हैं। अगला है एप्लीकेशन की बात करी जाए स्फीयर की। तो स्फीयर में देखो, स्फीयर दो तरीके के बन सकते हैं, एक कंडक्टिंग वाला, एक नॉन कंडक्टिंग। और कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग भी दो दो टाइप के बन सकते हैं। एक बन सकता है सॉलिड कंडक्टिंग, एक बन सकता है होलो कंडक्टिंग, एक बन सकता है होलो नॉन कंडक्टिंग, एक बन सकता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। क्लियर दोस्त? तो याद रखिएगा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर
और साथ ही साथ होलो कंडक्टिंग स्फीयर और साथ ही साथ होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्जेस रिसाइड करते हैं वो करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। समझ में आया? सिर्फ एक केस ऐसा है जो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। एक्चुअल में इसमें जो चार्जेस वो अंदर की तरफ रिसाइड करते हैं, इसके अंदर की तरफ चार्जेस जीरो होते हैं, इस वजह से चार्जेस सिर्फ बाहर की तरफ होते हैं। क्लियर दोस्तों? अब होलो है तो भाई अंदर सरफेस तो है नहीं, तो भाई बाहर ही रिसाइड कर रहे होंगे, इस वजह से नॉन कंडक्टिंग वाले केस में भी बाहर रिसाइड करे होलो वाले कंडीशन में। लेकिन सॉलिड में तो भाई अंदर जगह थी, लेकिन उसमें भी बाहर इसलिए रिसाइड कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कंडक्टिंग बॉडी के अंदर की तरफ जीरो होती है। कैसे होती है आइए जानते हैं। तो याद रखिएगा इन तीन के लिए एक डेरिवेशन है और सिर्फ इस अकेले के लिए एक डेरिवेशन है। क्लियर दोस्तों? आइए जानते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि दो केसेस लेते थे। पहले हम पता करते थे कि अंदर की तरफ कितनी वैल्यू है, बाहर की तरफ कितनी है। तो अंदर की तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो गॉसियन सरफेस बनाओगे, एक बार अंदर की तरफ एक बार बाहर की तरफ। तो याद रखिएगा ये हम लोग केस ले रहे हैं, ये आपका स्फीयर दिख रहा है, चार्जेस बाहर की तरफ रिसाइड कर रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस है। जो स्मॉल आर की वैल्यू ये रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस है और कैपिटल आर की वैल्यू एक्चुअल में रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर दोस्तों? तो अंदर की तरफ गॉसियन सरफेस बन रहा है, हाँ या ना? तो आप लोग क्या करोगे, गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले फ्लक्स के बारे में बात करोगे। सीधी सिंपल बात, अंदर की तरफ तो कोई चार्जेस रिसाइड नहीं कर रहे, तो सीधी सिंपल बात इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। तो इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में आप लोग को जीरो मिलती है। अगर मैं बात करता हूं आउटसाइड के केस के लिए, तो देखो ये आप लोग का सरफेस है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये स्फीयर है, ये इसकी स्पेसिफिक रेडियस है, इसके बाहर में गॉसियन सरफेस बन रहा है ना, और गॉसियन सरफेस की रेडियस आर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उनके वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करे थे वहां पे क्लास 12th में, वो आया था E which is equal to r square sigma upon small r का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आउटसाइड वाला केस है ये इस तरीके से दूर से देखा तो ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बाहर की तरफ जाते हुए दिख रही है एज लाइक अ पॉइंट चार्ज। इस वजह से हम लोगों ने इसको दूसरे केस में कैलकुलेट करके निकाल के लाए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड अपॉन आर के स्क्वायर के बराबर। समझ में आया दोस्तों? तो ये चीज याद रखना। इसी के साथ साथ इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, जैसे ही बाहर आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई, जैसे जैसे दूर जाने लग गए तो कम होने लग गई। इसके बाद अगला होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर की बात करी जाए तो याद रखना डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में अंदर की तरफ चार्जेस रिसाइड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी सेम करेंगे। हम लोग पहले अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फिर बाहर की तरफ। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो गॉसियन सरफेस बनाना मैंडेटरी है। तो अंदर की तरफ भी गॉसियन सरफेस बनाया जाएगा, बाहर की तरफ भी बनाया जाएगा। तो अंदर की तरफ जब आप लोगों ने गॉसियन सरफेस बनाया तो उसके अंदर जितने, देखो गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्जेस रिसाइड कर रहे हैं उसके वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो रही होगी? बिल्कुल हो रही होगी। तो कितनी वैल्यू निकल के आती है एक्चुअल में डेरिवेशन के फॉर्म में? वो निकल के आती है स्मॉल आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और यहां से कंक्लूड होता है कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। मतलब क्या, जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाते जाओगे, जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे बीच से यहां की तरफ जाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। और जैसे जैसे आप लोग आउटसाइड के केस की बात करो तो आउटसाइड के केस में क्या हो रहा है देखो, ये गॉसियन सरफेस बाहर की तरफ, इसके अंदर जितने भी चार्जेस रिसाइड कर रहे हैं उनका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि चार्जेस अंदर प्रोड्यूस है। तो कितना प्रोड्यूस हुआ था? ई की वैल्यू वो हुई थी रो कैपिटल आर की पावर 3 अपॉन 3 आर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू है, इसको याद रखना है। फॉर्मूले जितने भी बता रहा हूं, डेरिवेशन नहीं आएगा, फॉर्मूला आएंगे। न्यूमेरिकल पिद्दू पिद्दू से आ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा। और यहां से ये कंक्लूड होता है कि ई जो है एक्चुअल में आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, जैसे आप बाहर जाना चालू करोगे तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिरने लग जाएगी। ग्राफ से समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ रही थी। ये सरफेस से समझ लो आप लोग का स्फीयर इस तरीके से। तो मान लो कि जैसे जैसे आप लोग अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे आप बाहर आ गए, बाहर से और बाहर की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू घट रही है। क्यों? क्योंकि ये देखें हम लोगों ने अभी आउटसाइड इनसाइड के केस में। तो यहां से आप लोग का टॉपिक होता है समाप्त। तो जैसे कि आप लोगों ने देखे हमारा पूरा का पूरा वन शॉट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कवर अप करेंगे एमसीक्यूज। तो चलिए आइए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज हाफ द फोर्स बिटवीन देम बिकम व्हाट? बताइए, 1/4 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, या 4 टाइम? पॉज करिए और आंसर करें। अगर आप लोगों ने आंसर कर दिए होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि एक्चुअल में आप लोगों ने इनवर्स स्क्वायर लॉ को यहाँ पे यूज करे होंगे, जो कुलॉम्स लॉ का सेकंड पोर्शन था, जहां पे ये कहा गया था कि जो फोर्स है वो एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। और अगर ये आर की वैल्यू यार हाफ होती है तो सीधी सिंपल बात है कि ये 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 टाइम्स एफ हो जाएगा, मतलब
4 टाइम्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो डी इसका आंसर। आई होप आप लोगों ने भी सही करे होंगे। अगला क्वेश्चन है, अ चार्ज Q1 exert सम फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज Q2 इफ द थर्ड चार्ज इज ब्रॉड नियर द फोर्स बिटवीन। दोनों चार्ज के बीच में कुछ चेंजेस होंगे क्या? तो आइए बताइए, डिक्रीज हो जाएंगे दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इंक्रीज हो जाएगा, या कोई भी चेंज नहीं आने वाला तीसरे के आने की वजह से, या फिर इंक्रीज होने वाला है Q3 ऑफ द सेम साइन एज Q1 एंड डिक्रीज इफ Q3 इज ऑफ द अपोजिट साइन। बताइए क्या होगा? पॉज करें, आंसर करें। तो सीधी सिंपल बात, आप जानते हो कि दो चार्ज के बीच में एक्चुअल में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है, ये कूलॉम्स लॉ को फॉलो अप करते हुए वर्क करेगा। और सीधी सिंपल बात, किसी थर्ड के इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द मिनिमम चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट। बेसिक सा क्वेश्चन है, पॉज करके आंसर करें। और आप लोग का सही आंसर आ गया होगा 1.6 इंटू 10⁻19 -19 कूलॉम आप लोग का आंसर रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द थ्री चार्ज 4Q कैपिटल Q एंड Q आर इन द स्ट्रेट लाइन इन द पोजीशन ऑफ 0, हाफ एंड 1 रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ऑन Q वो 0 है। तो बताइए कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होगी? तो ये कैसे निकालेंगे? कहा गया कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q विल बी 0। अच्छा जी, मतलब क्या हमको Q की रिस्पेक्ट में चाहिए, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, नेट फोर्स निकालने वाले। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पहले मुझे बताओ, पॉज करके आंसर करो। आई होप आपका आंसर हो चुका होगा। चलिए तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। सीधी सिंपल बात, यहाँ पे नेट फोर्स की बात हुई ऑन Q। अब देखो, नेट फोर्स ऑन Q, फोर्स निकाला जाता है दो चार्ज के बीच में, तो Q के रिस्पेक्ट में दोनों चार्जेस को निकालना है। इसको इसके साथ पहले F1 फोर्स के लिए निकाल दो, फिर Q1 और स्मॉल q को आप लोग F2 के फॉर्म में निकाल दो। तो देखो फोर्स हो जाएगा आप लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q और स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितनी इन दोनों के बीच में 1 है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं सेकंड चार्ज की, जहां पे Q और स्मॉल q के लिए बात करी जाए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितनी, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा यहां से। तो ये दोनों फोर्सेस आपके बन गए। क्वेश्चन ने खुद कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स Q के लिए 0 है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स मतलब F1 प्लस F2 की वैल्यू 0। तो F1 प्लस F2 की वैल्यू 0, F1 को उधर भेजा तो F1 F2 की वैल्यू दोनों पुट कर दिया मैंने। यहां से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक Q से एक Q कट जाएगा, एक 4 से एक 4 ये वाला, क्योंकि ये 4 ऊपर आ जाएगा ना बाद में, और कटने पिटने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो आई होगी। आई होप आप लोग की भी Q विच इज इक्वल टू माइनस स्मॉल q, और आपका जो आंसर हुआ होगा वो A आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 कूलॉम चार्ज विल बी व्हाट। बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास, आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिए होंगे। तो इसका सही आंसर निकालने के लिए आप लोग को क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला यूज करना था, n विच इज इक्वल टू q बाई ई। q की वैल्यू गिवन है, e की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। यहां से कट जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो आप लोग की वैल्यू a निकल के आ जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस, मतलब क्या, अगर कोई चार्ज मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या दोनों, या फिर कुछ भी नहीं। तो अब ये थोड़ा सा चैप्टर से हटके, बट आपने क्लास 12th में पढ़ चुके हो उसके बारे में, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, कि जब भी मूविंग चार्ज है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से इसका आंसर सी होना था, ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में देखा गया था। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन है, एक फिगर है जो शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि इमर्ज हो रही है फ्रॉम द चार्ज बॉडी से, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी आर EA and EB respectively and if the displacement between A and B is R, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो R है। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि कहां पे वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी होगी, क्या वरी कर रही हो। तो बेसिकली आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं डेंस्ड है, यहाँ पे हम लोग देखें तो यार दूर दूर है। आपको इसी का ऑब्जर्व करते हुए चलना है। आपके पास चार ऑप्शन है, आई होप आप लोगों ने सही आंसर करे होंगे। आपका आंसर आया होगा ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डेंस्ड है एज कंपेयर टू इसके, तो इसका आंसर होना चाहिए था EA ग्रेटर देन है EB के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ड्यूट्रियन एंड अल्फा पार्टिकल आर पुट इन 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अपार्ट इन एयर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द ड्यूट्रियन के बारे में पूछा है। एट अल्फा पार्टिकल इज व्हाट, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना फॉर ड्यूट्रियन। तो कैसे निकालेंगे, E विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी ड्यूट्रियन के लिए, E अपॉन R का स्क्वायर। अब R की वैल्यू कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। अब यहां से एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻⁻10, और का स्क्वायर है, इस वजह से यहां पे आप लोग को -20 दिख रहा है। क्लियर दोस्त। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻�9 क्लियर दोस्त। इन सब की वैल्यूज को सॉल्व करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आएगी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, तो यहां पे एक्चुअल में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रहा है। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब डेवलप होता है, ऐसा कौन से एंगल में, जो कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बन रहा होगा। बताओ, पाई बन रहा होगा, या पाई/2 0, या फिर पाई/3/2। क्लियर दोस्तों। तो अगर आप लोग फॉर्मूला लगाते हो U विच इज इक्वल टू -PE cos थीटा में, तो इसमें याद रखना cos थीटा की वैल्यू मिनिमम कब रहेगी, जब एक्चुअल में cos की वैल्यू 0 हो जाएगी। cos की वैल्यू 0
जीरो होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, तो माइनस पीई मिनिमम हो गया। तो आप लोग को यहां से समझ में आया कि एक्चुअल में इसका आंसर जीरो है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कीप्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस व्हाट? बताओ भाई, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। मैंने तो आपको पॉज करके आंसर देने का जवाब ही नहीं दिया, लेकिन याद रखिएगा कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो वहां पे जो फोर्स है वो एक्चुअल में एक दूसरे से इक्वल रहेंगे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में फोर्सेस इक्वल नहीं होते हैं। तो अगले क्वेश्चन कह रहा है कि यार दो चार्ज, एक पॉजिटिव क्यू और एक नेगेटिव क्यू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r ऑन एन एक्सियल लेंथ एट द डिस्टेंस d अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कैसे निकालेंगे इसको? तो बेसिकली आपको यहाँ पे डायपोल वाला केस यूज करना है, वो भी एक्सियल के लिए। फॉर्मूला क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x की पावर 3। और आप सभी लोग जानते हो p मतलब क्या है यहाँ पे? डायपोल मोमेंट। और यहाँ पे क्वेश्चन खुद कह रहा है कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? p विच इज इक्वल टू q इंटू, आप कहोगे 2l, नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस कहा गया है टोटल लेंथ r, इसलिए q इंटू 2r। गलती से भी 2r मत कर देना, उसको 2 ब्रैकेट के अंदर q इंटू 2r हो जाएगा अपॉन x की पावर 3। तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करना, आप लोग अगर अच्छे से देख रहे होंगे ये वाली जो टर्म है एक्चुअल में क्या है? दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो जो चेंज हो सकती है वो कौन सी है? वो ये है, कौन सी? क्यू आर अपॉन एक्स की पावर 3। अब यहाँ पे जो x है एक्चुअल में x नहीं दिया, यहाँ पे d दिया गया है x की जगह पे, उनने लेंथ। तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, इसको d रख दोगे तो ये सिमिलर हो जाएगा d वाले आंसर की तरह, और आपका आंसर d होने वाला है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ द साइड a, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा? भाई 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 भाई, क्यूब है, 6 तरफ से निकलेंगे, तो सीधी सिंपल बात, आंसर देख के समझ में आ रहा है, हाँ या ना? क्यूब है जिसके बीचों बीच चार्ज प्लेस है, और आप लोगों का गॉस लॉ की वैल्यू क्या होती है? 5 विच इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, और 6 फेसेस से निकल रहा है, इस वजह से q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट इन एयर इज व्हाट? बताइए भाई। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली मान रहे हो 5 विच इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, q की वैल्यू कितनी? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो वैल्यू कितनी जाएगी? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या मैं कह सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। आप लोग को अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ e डॉट d विच इज इक्वल टू 0। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है। अरे भाई, अगर इसकी वैल्यू 0 है मतलब क्या? ये फाई की तो वैल्यू होती थी ना, मतलब क्या? फ्लक्स की वैल्यू 0, तो मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी 0। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बताइए भाई, सीधी सिंपल बात। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देख लो, यहाँ से r इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है भाई? तो ऐसा यूनिट की बात, हलवा क्वेश्चन, पॉज करके तुम आंसर करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज पुट इन एन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन अ स्फीयर फिलिंग विद द वाटर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताओ भाई। 4 ऑप्शन से आप लोग के सामने, पढ़ने की कोशिश करें। होप सो आप लोगों ने सही आंसर कर दिए होंगे, और इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल में फ्लक्स एंटर कर रहे हैं स्फीयर के, वो बराबर होंगे उन फ्लक्स के जो स्फीयर से लीव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 है। तो अगर आप चाहो तो स्टेटमेंट भी यहाँ से रीड कर सकते हो। तो यहाँ से होता है चैप्टर समाप्त। आई होप आप लोग को सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद बस आपको ईमानदारी से क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप लोग के लिए जो लाइव सेशन है उसको आप लोग अटेंड कर लेना, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सारी चीजें आप लोग के लिए कवरअप करवा दूंगा। इसके अलावा मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ भाई, कि आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये मत सोचो कि भैया ने जितने कराए वो सफिशिएंट, ऐसा नहीं है। जितने तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे लिए कम है। तो एक अच्छी सी बुक सजेस्ट मैंने आप लोग के लिए करा हूं, आप लोग उस बुक को ले लो। बहुत तगड़ी बुक है, फिजिक्स के लिए लिटरली बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, और आप लोग को भी कंटेंट उसका लिटरली बहुत धमाकेदार लगने वाला है। तो अपने प्रिपरेशन में उस बुक को साथ ही बनाए। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, और एंड करने से पहले अनअकैडमी मुझे फॉलोअप कर लेना, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, साथ ही साथ इंस्टा में मुझे फॉलोअप करके आप अपना प्यार सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।